अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 118 अफराद की मौत के बाद कुल अमवात 4,304 तक पहुँच गई हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,846 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2,600 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमरीका की 18 रियासतों में गुज़श्ता हफ्ते कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। चीन की दारुल-हुकूमत बीजिंग में जुज़वी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर टेस्टिंग जारी है। बरतानिया ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अपने शहर लेस्टर को बंद कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5,05,000 से ज़्यादा हो गई है और केसेस 1,06,000 के करीब हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया है। वो इस वक्त पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं, जिसकी तफसीलात हम आपको बाद में आगाह करते रहेंगे। कराची में पीर के रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर हमले का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल भी जारी है। उधर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि हमले का असल मकसद पाकिस्तान की माशी शहरत को निशाना बनाकर दुनिया में मुल्क का तासुर ख़राब करने के साथ साथ सरमायाकारों को वाज़ेह पैगाम पहुंचाना है कि वो मज़ीद सरमायाकारी से गुरेज करें। जबकि बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान में चीन के मफादात को ज़र पहुंचाने का मकसद शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफन दुजारिक ने एक बयान में कहा है कि सेक्रेटरी जनरल कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हैं और वफात पाने वाले शहरियों और हुकूमती एहलकारों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान की उन कोशिशों पर अक़वाम मुत्तहिदा की यकजहती का यकीन दिलाया जो वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुल्क से खात्मे के लिए कर रही है। अमरीकी विल्सन सेंटर में जनूबी एशिया के लिए डिप्टी डायरेक्टर माइकल कूगलमैन ने भी गुज़श्ता रोज़ के हमले को और उसके वक्त को पाकिस्तान एक्सचेंज में चीनी कंपनियों और उनके मफादात पर एक हमला करार दिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि अफगान मुफाहमत के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब जो अमन मिशन के सिलसिले में खित्ते में हैं, कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र काबुल नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अफगान लीडरों से मुज़ाकरात करेंगे। खलीलजाद जो उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत ताशकंद में मंगल के रोज़ मौजूद हैं, आज देर गए या बुध की सुबह पाकिस्तान जाएंगे और इससे पहले वो कतर में तालिबान से मुलाकात करेंगे। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने तालिबान के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक पीर को होने वाली गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और तालिबान के दरमियान रवां साल फरवरी में तय पाने वाले अमन माहदे पर पेशरफ्त, अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला, तशद्दुद की कार्रवाइयों में कमी, कैदियों की रिहाई और बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के आगाज़ के मामले पर तबादला ख्याल किया। तालिबान ने रूस के इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने के एवज़ जंगजुओं को इनाम देने की खबरों की तरदीद की है। पीर को एक ट्वीट में तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन ने बताया कि तालिबान के चीफ मुज़ाकरातकार अब्दुल गनी बरादर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें अफ़गान अमन अमल समेत कैदियों के तबादले पर मुशावरत की गई। उन्होंने कहा कि दौरान गुफ्तगू मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि तालिबान अफ़गान सरजमीन अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने के मुआहदे पर कायम है। तालिबान और अमरीका के दरमियान ये राब्ता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग में बताया गया था कि रूस की खुफिया एजेंसी ने अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने के एवज़ तालिबान जंगजुओं को इनाम देने की पेशकश की थी।
صدر ٹرمپ پر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ مذکورہ بریفنگ ملنے کے باوجود انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں یا کسی اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار کو ایسی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی۔ البتہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات تھیں، لہذا صدر کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے روس کی ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے طالبان کو امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے بدلے انعام کی پیشکش کی معلومات صدر ٹرمپ تک نہ پہنچانے کے معاملے پر دفاعی پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیلے میکنن نے پیر کو کہا کہ امریکہ کے صدر تک کوئی بھی معلومات پہنچانے سے قبل اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے پیر کو 2 عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ دی تھی کہ یہ معلومات فروری میں صدر ٹرمپ کو روزانہ دی جانے والی بریفنگ میں موجود تھیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کو نظر انداز کیا، جس میں روس کی ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے طالبان کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر انعام کی پیشکش کی گئی تھی۔ امریکی صدر بھی تردید کر چکے ہیں کہ انہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ روس کی فوجی انٹیلیجنس یونٹ نے بڑی رازداری کے ساتھ طالبان عسکریت پسندوں کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارنے پر انعام دینے کی پیشکش کی تھی۔ کچھ ڈیموکریٹ ارکان کو اس معاملے پر وائٹ ہاؤس میں منگل کو بھی بریفنگ دی جائے گی۔ افغانستان میں یورپین یونین کے مشنوں کے سربراہان سمیت یورپین یونین کے وفد نے افغانستان میں عید کے موقع پر اعلان کردہ فائر بندی کے بعد سے تشدد میں بڑے پیمانے پر ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مئی سن 2020 کے بعد سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہت حد تک خراب ہو گئی ہے، اور یورپین یونین کونسل کے وفد نے تشدد کی اس بڑھتی ہوئی سطح کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ہلمند امن مارچ کے سربراہ اقبال خیبر نے کہا کہ لڑائی افغانستان کے تمام علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ حکومتی نمائندے صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ طالبان کو افغانستان میں حملے فوری طور پر روک دینے چاہیے۔ وہ فرانسیسی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے ٹویٹ پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ فرانسیسی حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے 11 طالبان لیڈروں پر سفر کی پابندیوں کے استثناء کو قبول کرے گی تاکہ امن بات چیت کو ایک اور موقع دیا جائے۔ دریں اثنا افغانستان کے قومی سیکورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ طالبان نے 22 فروری کے بعد سے اوسطاً ہر روز 44 حملے کیے ہیں، اور ان حملوں میں 24 شہریوں کو ہلاک یا زخمی کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کی خلاف درخواست پر سی ڈی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ سید پور کے علاقے میں پہلے سے مندر موجود ہے۔ حکومت نے مسجد کے لیے فنڈ کا اعلان نہیں کیا ہے اور مندر کے لیے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 2 قبائلی اضلاع خیبر اور کرم میں کشیدہ حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے قبائلی رہنماؤں کے ذریعے مذاکرات شروع کیے ہیں۔ تاہم ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں نوجوان کی پولیس کے مقابلے میں ہلاکت کے خلاف قبائلیوں کا احتجاج اور کرم کے متحارب گروہوں میں مسلح تصادم جاری ہے، اور اس تصادم میں اب تک دونوں جانب سے 9 افراد ہلاک اور 40 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین اسمبلی کی جانب سے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے، جس میں گزشتہ جمعرات کو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ موجودہ اسمبلی میں یہ اپنی نوعیت کی واحد قرارداد ہے جس پر حکومتی اقدام کو واپس لینے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے دونوں اراکین نے دستخط کیے ہیں۔ دوسری طرف حزب اختلاف کے اراکین اسمبلی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ امریکی بلاگر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سینتھیا ڈان ریچی کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی فوج کے لیے کبھی کام نہیں کیا ہے۔
जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स से उनकी ज़ात पर हमले किए गए हैं वो पीपल्स पार्टी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से मुंसलिक हैं। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ उनके पास शवाहिद मौजूद हैं और उनके सिफारतकार दोस्त वक्त पड़ने पर गवाही भी देंगे। सिंथिया ने इन ख्यालात का इजहार वाशिंगटन डीसी में वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर इरम अब्बासी को इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर इंटरव्यू देते हुए किया। सिंथिया ने रवा माह पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। अमरीकी ब्लॉगर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल जानने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी राब्ते की कोशिश कर रहा है और जल्द उनके इंटरव्यूज़ भी हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पर पेश किए जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए अपने इंटरव्यू में सिंथिया डॉन रिची का कहना था कि वो बहुत अरसे के बाद अपनी कहानी लोगों को बताने के लिए तैयार हुई हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगल को केस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए कि ये क्रिमिनल केस है। आसिफ अली जरदारी को पेश होना पड़ेगा जबकि नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरतानिया में समन इरसाल करने की रिपोर्ट पेश की और आगाह किया कि दफ्तर खारजा के जरिए नवाज शरीफ के वारंट और समन बरतानिया भेजे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी समन की तामील करा दी गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने आसिफ अली जरदारी की अदम पेशी पर वारंट जारी करने की इस्तदा की तो मुल्जिम के वकील फारूक एच नाइक ने अपने मौक्किल की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। फारूक एच नाइक ने अदालत से आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी न करने की इस्तदा की और यकीन दिलाया कि उनके मौक्किल आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होंगे। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान हैं, वो कहीं भाग नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में हवाबाजी की सनत इस वक्त बुहरान का शिकार है। मुल्क भर और दुनिया भर में जाने वाली परवाज़ों में कोरोना वायरस की वजह से कमी देखने में आई है। पीआईए की रोज़ाना 110 परवाज़ों की तादाद कम होकर 10 से 15 तक आ चुकी है। इसके साथ साथ कराची में होने वाले हादसे और उसके बाद पायलट्स के लाइसेंस स्कैंडल की वजह से भी पीआईए को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पीआईए ने हालिया दिनों में अपने डोमेस्टिक किरायों में कमी की है और कम से कम 12,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले पाकिस्तानियों से जायद किराए के बारे में भी शदीद एतराज़ात किए जा रहे हैं, जिनमें मुसाफिरों से कई गुना ज़्यादा किराया वसूल किया गया है। इस बारे में तर्जमान पीआईए अब्दुल्लाह कहते हैं कि किराए जायद वसूल करने में पीआईए नहीं बल्कि बास एजेंट मुलव्वस थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है ताकि आप इसे बाद में भी देख सकें। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।